रोहित, बताओ जी, भारती का कितना छोटा है? कितना कितना इतना सा, ये कितना होता है? ये कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर? यस सर। केवल 1 सेंटीमीटर? यस सर। 1.5 सेंटीमीटर सर जी, 1.5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर? मुश्किल हो रही है ना पता करने में? यस सर। तो आसान तरीका क्या है पता करने का? स्केल से नापोगे। स्केल से तो हम केवल लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं, है ना? कितना बड़ी चीज है, कितनी छोटी चीज है, इसका कैसे पता चलेगा? गिन के? क्या गिन के? ये वर्ग गिन के हम नाप सकते हैं। तो ठीक है, फटाफट अपने वर्ग गिनो और तुम फटाफट अपने वर्ग गिनो जल्दी से। अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा है। और तुम भी अपने अपने वर्ग गिनो और बताओ मुझे कि तुम्हारा कितना बड़ा है। बहुत बढ़िया, जल्दी से गिनो, जल्दी जल्दी गिनो। तुम भी गिनो अपने वर्ग, तुम भी गिनो। शाबाश, जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो। सारे वर्ग गिनने, लाल भी पीले भी सारे। अक्षय जी, आप, मैंने देखा कि आज 5वीं कक्षा को पढ़ा रहे थे। क्या आप इस कक्षा के रेगुलर टीचर हैं? आप इसी कक्षा को लेते हैं रोज? हाँ जी, मैं इन बच्चों को पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ हमारे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हर बच्चे की जो विशेषताएं हैं, उनकी जो सोचने का तरीका है, सब जानता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे जो स्कूलों में है, ये एक रेगुलर प्रक्रिया है। हाँ। कि जो टीचर पहली कक्षा से बच्चों के साथ है, वही पंचम कक्षा तक लेके जाएगा। इसमें सुविधा लगती है कुछ? सुविधा तो है ही, पर सुविधा से भी ज्यादा इसका शैक्षिक महत्व है। क्योंकि यदि मान लीजिए हम अलग अलग टीचर किसी अलग अलग क्लास में जाते हैं, तो ना तो वो इमोशनली जुड़ पाते हैं किसी बच्चे से, और ना ही वो जानते हैं कि किस बच्चे में ने पहले क्या कर चुका है और उसके अंदर क्या करने की क्षमताएं हैं। तो यदि एक ही टीचर उनके साथ में पूरा समय बिताता है, तो वो जानता है कि इस बच्चे का सोचने का तरीका ऐसा है, या इस बच्चे की रुचि इस काम में है। तो इस तरह से वो हर बच्चे को उसके हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। मुझे एक बच्चे को टीचर पहचानता है। बिल्कुल। एक तरह से इतने समय में केस स्टडी हर बच्चे की जो है वो टीचर कर चुका होता है। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की कि आप 5वीं कक्षा को भी जब पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गणित पढ़ा रहे हैं या भाषा पढ़ा रहे हैं या आप सोशल स्टडीज़ ले रहे हैं, कला गतिविधियां खूब उसमें करा रहे हैं। इस स्तर पे ये गतिविधियां कराने का आपको लगता है कि कोई विशेष लाभ है? मुझे तो लगता है कि केवल इस स्तर पर नहीं, किसी भी स्तर पर यदि हम कला को हम सीखने सिखाने से जोड़ते हैं, तो उसका दुगना फायदा होता है। क्योंकि कला को तो हम अपने जीवन से निकाल ही नहीं सकते। खासतौर से भारतीय संस्कृति में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कला का महत्व रहता है। भले ही हम दीवारों पर त्योहारों में कुछ डिजाइन बनाएं या फिर रंगोली बनाएं, मंगल गीत गाएं, तो कला तो हर जगह है। और वो इसलिए है क्योंकि हर इंसान को कला अच्छी लगती है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको गाना अच्छा लगता हो। चित्र बनाना सबको अच्छा लगता है। हालांकि हमारी ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी बड़े इंसान से पूछो भाई चित्र बना दो, तो वो कहता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ड्राइंग जैसी चीज के लिए वो उसकी कमी नहीं है, वो सोशल ट्रेनिंग है कि आपको जो है ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। खुले छोड़ दीजिए, और खासतौर से बच्चों को, फिर तो वो ऐसे कमाल की चीजें बनाते। देखिए, आपने देखा बच्चे अपने आप जो है पौधों को कैसे सजाना है। घर में हम फर्नीचर सजाते हैं, वो भी तो कला ही है। किस तरह से कोई चीज अच्छी लगेगी। बच्चों को ये बात मालूम होती है अंदर से कि ये चीज यहाँ पे जच रही है और यहाँ पे नहीं जच रही है। प्लेसमेंट उनकी जो प्लेसमेंट। अब बच्चे चित्र बना रहे हैं, ये चित्र वो घरों में बनाते हैं, दीवारों में बनाते हैं, अपने गांवों में उन्होंने देखे हैं। तो वो जीवन से हम कला को अलग कर ही नहीं सकते। और जब उस कला को हम सीखने सिखाने से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें पहले से मालूम है। उनको पता है कि सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं, उसके बाद मैं सरल रेखा बताऊंगा तो बच्चों को पता है, क्योंकि उन्होंने सीधी लाइन तो खींची हुई है, पहले से काम किया हुआ है। अब आपने आज उदाहरण देखा कि बच्चों ने पहले से डिजाइन बनाया, चटाई बनाई, और मुझे बताना ही नहीं पड़ा कि वो वर्ग है।
वो 1 सेंटीमीटर का वर्ग है और वो गिनेंगे तो वो उसका सही माप मालूम चल जाएगी। हाँ, वो उसे व्यवहारिक रूप में कर ही रहे हैं। जटिल जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मुझे शायद मैं बगैर कला के 1 हफ्ते में जाके समझा पाऊंगा, कला से मैं 1 दिन में समझा लेता हूँ, तो ये मेरा फायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। ऑफ कोर्स, यदि इस चीज़ को अध्यापक समझता है तो उसका मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पर यदि उन्हें यूं कहा जाए कि कला के माध्यम से आप पढ़ाओ और उसको वो चीज़ की समझ नहीं है, तो वो उसे केवल एक टीचिंग एड के माध्यम से लेता है, तो शायद उसका फ़ायदा इतना नहीं है बच्चों जब तक उसको आप समझें। जोड़ेंगे नहीं अपने अगले कॉन्सेप्ट से, या फिर अब तो एनसीएफ भी कहता है, एनसीएफ 2005 के सभी विषयों का आपस में जोड़ा जाए बिल्कुल। और कला को आधार बनाया जाए सब विषयों का। तो मेरे विचार से कला तो ऐसा कहते हैं ना, पानी की तरह से, जैसे पानी में सब चीजें घुल जाती हैं, कला में सभी विषय घुल सकते हैं, घुले हुए हैं, हम जबरदस्ती उसको अलग अलग करते हैं। हमें ये देखने को मिलता था कि शायद जो पहली दूसरी कक्षा है उसी पे टीचर जो है जोर देता है कला कार्य कराने का, कि साइकोमोटर स्किल बच्चों की डेवलप हो जाए। पर आपने जो ये करके दिखाया और जो समझाया भी, और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने साथियों से भी बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ आसपास देख रही हूँ जो काम चल रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि आप कुछ करा रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं कि नहीं। वो अपना देखिए घर तक बना लिया, जो कि एक आर्किटेक्चरल एक्सरसाइज है। हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अलग अलग चीज़ें लगा करके एक कंस्ट्रक्शन, एक पूरा बौद्धिक गतिविधि जो है उसको रूप दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बढ़िया लर्निंग और या परमानेंट लर्निंग हो सकती है। अब इसी एग्जांपल से देखें, अब बच्चे घर बना रहे हैं मिट्टी से, हालांकि कोई और मटेरियल नहीं है, पर कुछ घर टिकाऊ होंगे और कुछ गिर जाएंगे जल्दी। बिल्कुल। तो उन्हें मालूम है कि आर्किटेक्चरल परफेक्ट डिजाइन क्या हो सकता है और इम्परफेक्ट क्या हो सकता है। इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट जो है वो अभी से सीख रहे हैं। हाँ, बिना बनाए जो कभी भी नहीं आती, बोर्ड पे मानो आप करा भी दीजिए तो वो चीज़ समझ नहीं आती है। बिल्कुल। अक्षय जी, एक बात आपसे विशेष तौर पे जाननी है। जैसा कि आपका विद्यालय है, मैं देख रही हूँ ये ग्रामीण इलाके में है, दिल्ली के एकदम एक कोने में है, और बच्चे भी जो आ रहे हैं वो उस तरह के घरों से नहीं आ रहे हैं जहाँ से वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स लेकर के आएँ। स्कूल में भी मैंने देखा कोई इतने इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कला कार्य इस स्तर के कराना जैसे आप कराते हैं, आपको लगता है संभव है? बिल्कुल संभव है। हम तो आप देख रहे हैं कि जो कुछ अवेलेबल है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलग से कुछ करेंगे तो वो उस वातावरण में घुल रचेगा बसेगा नहीं, कुछ बाहरी चीज लाते हैं तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर देखिए हरियाली का माहौल है, तो हमने कहा इसी को हम क्यों ना कला का वाहक बनाएं। दूसरी बात ये, चित्रकारी के लिए हमने लोकल जो कलर्स होते हैं, खड़िया है और गेरू है, इनका इस्तेमाल करते हैं। ब्रश, महंगे महंगे ब्रश इस्तेमाल नहीं करते हैं, डंडी में कपड़ा या रुई लपेट लेते हैं और उसी से बन जाता है, खुद ही ब्रश बना लेते हैं। और कई चीजें तो ऐसी हैं जो बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमें सिखाते हैं। और खासतौर से पेड़ पौधों के बारे में, जैसे कि अब हमें खेती करवानी थी, जमीन बेकार पड़ी थी काफी सालों से, तो उसका सदुपयोग करने की सोची हमने। तो बच्चों को खेती के बारे में हमसे ज्यादा मालूम था और उन्होंने हमें सिखाया कि आलू कैसे लगाते हैं। उनका परिवेश ऐसा रहा है, पेरेंट्स किसान हैं या आलू उन्होंने उगाए, वो इजीली अवेलेबल थे और फिर घर भी ले गए। तो इससे उनको जो है ये भी लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया जो हमारे अध्यापक को नहीं जानकारी, तो उससे जो मनोबल बनता है या जो एक नाता अध्यापक के साथ तैयार होता है वो भी सराहनीय है। क्योंकि बच्चे का नहीं, बच्चों के माता पिता का भी। अच्छा। आमतौर पर ये होता है कि स्कूल में बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो स्कूल की गतिविधियों से कटे हुए होते हैं, पर जब ऐसी गतिविधियां होती हैं स्कूल में और बच्चा कुछ सार्थक करके अपने घर में बताता है, तो इनडायरेक्टली स्कूल की जो हवा है वो घर तक पहुंचती है कि देखो इस स्कूल में इतना बढ़िया बड़े काम हो रहे हैं। अब सोचिए, जो बच्चा जरा सा धनिया उगाया उसने, जब वो बच्चा धनिया घर में ले गया होगा तो उस माँ ने जब सब्जी में डाला होगा अपने पति को बताया कि देखो जी आज ये बच्चा लाया है जो धनिया तुम खा रहे हो, तो कितना वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है स्कूल के प्रति इन छोटी छोटी चीजों से। और जो हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बात करते हैं कि समुदाय को विद्यालय में लाना और विद्यालय को समुदाय में ले जाना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसी शिक्षा का भी कोई फायदा नहीं यदि बच्चा अपने कल्चर से,
अपने परिवेश से कट जाता है और वो एक सुपरफिशियल लेवल की शिक्षा तो पा लेता है, पर ना वो इधर का ना उधर का। और पेरेंट्स को भी ये लगता है कल को कि जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है घर पे, और जो बच्चा पढ़ नहीं रहा था या जब तक नहीं पढ़ता है तब तक घर का काम कर रहा था। तो ये करके आप जो है एक तरह से शिक्षा का एक बहुत बड़ा कार्य कि जो शिक्षा दी जा रही है वो उसके परिवेश के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समुदाय के लिए भी उतनी लाभकारी हो जितनी उस इंडिविजुअल के लिए। और प्लस बच्चे की जो पूरा विकास की, जहाँ तक शारीरिक और बौद्धिक और इमोशनल विकास की बात है, वो भी एक तरह से पूरी हुई जा रही है। कला को शिक्षा से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो बातें अन्य विषयों में रह जाती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, सौंदर्य बोध, वो उस कमी को पूरा करता है। बिल्कुल कला। बिल्कुल। मैंने ये नोटिस किया कि जो आपकी 5वीं की क्लास है, इसमें हमारा एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा भी है, जो यदि ध्यान से ना देखा जाए तो उसे लोकेट भी नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा, चाहे आप मैथ्स करा रहे हैं, कटिंग की एक्टिविटी करा रहे हैं, वीविंग की एक्टिविटी करा रहे हैं, या गाना गाया जा रहा है, या आप सोशल साइंसेस करा रहे हैं, वो बच्चा टीम में भी अच्छे से है और वो दूसरे काम में जो कला के कार्य हैं वो भी अच्छे से कर रहा है। इसके विषय में आप थोड़ा सा यदि प्रकाश डालें तो शायद हमारे बाकी के शिक्षकों को और हमें लाभ होगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड स्कूल की, इंक्लूसिव स्कूल की जो कंसेप्ट है, उसमें लाभकारी होता है कि आपने इस तरह के बच्चों को किस तरह इंटीग्रेट किया, क्या कठिनाई पाई और कहाँ कैसे आपने उसे हैंडल किया। ऐसे बच्चों को ये तो आप मानना होगा कि वो दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, तो उनकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं। उनको ज़्यादा प्यार चाहिए, उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए। जिस स्पीड से आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे उससे बात करते हुए वो स्पीड थोड़ी कम करनी पड़े। हो सकता है कि मुझे उसको बार बार एक ही बात बतानी पड़े या खुद करके दिखाना पड़े। दूसरे बच्चों को मैं दूर से दिखाऊंगा, उसको पास दिखाना पड़े। थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करने पर हम उसको भी बाकी बच्चों के बराबर ला सकते हैं। उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, पर वो दूसरे बच्चों से कुछ अलग तरह से होती हैं। जैसे कि वो चीज़ों को ज़्यादा हो सकता है बारीकी से देखते हों, और जिस चीज़ पर बाकी बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा है, हो सकता है उसका उस चीज़ पर जाए। जैसे कि आपने देखा एग्जाम्पल क्लास में कि वो बच्चा अलग से अपनी बता रहा था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि सर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुरंत खड़ा हो गया, उसमें इतना कॉन्फिडेंट था और उसने बताया कि सर मेरे में इतने खाने हैं। मैं बाकी बच्चों से पूछा था तो हाँ, बस ये है कि उसको मैं थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन दूं, थोड़ा ज़्यादा प्यार दूं और प्रोत्साहन दूं, तो बस काम आसान हो जाएगा। आपको दूसरे बच्चों के साथ, जैसे कुछ बच्चे बहुत ही फास्ट होते हैं, बड़ी जल्दी से सीख जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं आती डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को लगाने में, या कैसे आप टीमिंग करते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ वो ग्रुप वर्क में बराबर लगे हुए हैं, तो किस तरह से आप ये सब प्लान करते हैं? मेरा ये अनुभव रहा है कुछ के ये जो हम बच्चों को अलग अलग तरह से बांटते हैं, वो शायद हम ही बांटते हैं, बच्चे आपस में ऐसा नहीं करते। तो वो हमारे लिए तो अलग है, पर वो बच्चों के लिए अलग नहीं है। बच्चे उसको जैसे आम उनका दोस्त है वैसे ही ट्रीट करते हैं, और वो भी बाकी बच्चों को वैसा ही ट्रीट करता है कि जैसे वो आम उनके दोस्त हैं। तो वो समानता का भाव है उनमें। तो हम तो ये प्रयास ये प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जो है हम ग्रुपिंग करें इस तरह से कि वो एडजस्ट हो जाए, पर वो पहले से वेल एडजस्ट है अपने ग्रुप में। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी ऐसे बच्चे ने जो काम जल्दी जल्दी निपटा लेता है, उस बच्चे ने अपना काम निपटा लिया है, तो हम उसको कहते हैं कि आप देखो इसकी हेल्प करो, या देखो ये कैसे कर रहा है, और जब ये काम पूरा कर ले तो मुझे बताना। तो इस तरह से जो बच्चे ने पहले काम कर लिया वो भी व्यस्त रहता है और इस बच्चे को कार्य पूरा करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, आपको अक्षय जी ये कहीं महसूस हुआ कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, इनको कला कार्य उतने ही लाभकारी हैं जितने सामान्य बच्चे के लिए, या कहीं लगता है कि ये इनके लिए कला कार्य शायद और भी ज़्यादा आवश्यक है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनके लिए कला कार्य बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस लगन से, जिस तल्लीनता से ये वो कार्य करते हैं, वो कार्य बाकी बच्चों को, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के कार्य करने का अवसर मिलता है, शायद वो उतनी बारीकी से वो कार्य जो है नहीं करते हैं। दूसरे शायद होपफुली वो आगे जाकर अपने जीवन में कला को अपने
जीवन बिताने का जरिया भी बना पाएंगे, प्रोफेशन बना पाएंगे। ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को जिनको अलग तरह से क्षमताएं हैं जिनके अंदर, उनको कला के अलग अलग पहलुओं को छूने का अवसर मिलना चाहिए। हमें उनकी तरफ थोड़ा सा यदि और ध्यान हम दें तो हम ये जो है कलाकारियों से हो सकता है कि जो उनका अदरवाइज विकास हो रहा है उस विकास की प्रक्रिया को थोड़ा तेज भी कर सकें। तेज भी कर सकते हैं। हाँ। हर एक कक्ष में ऐसा नहीं देखने को मिलता, पर यहाँ क्योंकि आप इनको हर तरह की, चाहे वो ग्राउंड एक्टिविटी है या क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, इतनी करा रहे हैं और मुझे कहीं कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आता है। बिल्कुल। वो बच्चा थोड़ा धीरे जवाब दे सकता है, पर मैंने देखा पूरी तरह से वो इनमें समाया हुआ। और धीरे जवाब देना भी है, वो मुझे लगता है कि वो जो सामाजिक हमारा ट्रेनिंग होती है कि ये ऐसा ही है या ऐसा ही है, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी असर डालता है। यदि हम अपने आप में थोड़ी सावधानी बरतें, उसको दूसरों से अलग ट्रीट ना करें, तो शायद वो धीरे जवाब देने की जो दिक्कत है वो भी दूर हो सकती है। अक्षय, एक आखिरी सवाल, हाँ जी। वो आपके ऊपर है कि आपकी ये जो सेंसिटिविटी है इस तरह की विधियों के लिए और बच्चों के लिए, आपको ये लगता है कि हर टीचर में ये पैदा की जा सकती है, और यदि की जा सकती है तो कैसे? मुझे लगता है कि पैदा की जा सकती है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैं जाता हूँ दूसरे टीचर से, दूसरे स्कूल से बात करता हूँ, तो वो मैं पाता हूँ कि वो अलग नहीं है, वो भी बहुत मोटिवेटेड हैं। परंतु होता ये है कि कुछ उनको दिक्कतें ऐसी आती हैं कि वो हार मान जाते हैं। शायद उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, या हो सकता है उनकी जो टीचर ट्रेनिंग हुई थी, जिसको कोर्स को करके आए थे, वो शायद इतनी सफल नहीं रही उनके अंदर वो लॉ जगाने में। तो मुझे लगता है कि यदि उनको, अब ठीक है नौकरी तो मिल गई है, पर उनको वो सपोर्ट मिले, प्रोत्साहन मिले, तो शायद वो बहुत बेहतर करेंगे। सपोर्ट की जहाँ पे बात आई, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको अपने सिस्टम में ऐसे कार्य करने के लिए सपोर्ट मिल रही है? अब तक मेरा जो अनुभव रहा है, लगभग पूरा सपोर्ट तो मिलता ही है। कभी कभी कोई दिक्कत आती है तो हम उसे अपने स्तर पर मैनेज कर लेते हैं, परंतु कभी मुझे ऐसे सुनने को नहीं मिलता कि आपकी क्लास से शोर आ रहा है, आप ये काम मत करवाइए। कभी आज तक 10-11 साल में किसी प्रिंसिपल ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि आपकी क्लास से शोर आ रहा है, आप ये काम मत करवाइए। बल्कि उनको पता है कि इस क्लास में जो हो रहा है वो बहुत सार्थक है दूसरे शोर के मुकाबले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप भी करें और आपके साथी जो आपके साथ मिल के काम में आगे चल रहे हैं वो भी आप ही की तरह संजीदगी से इस कार्य को निभाएं। धन्यवाद।